हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटॉप क्लासेस। और आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पाठ 5वां। पाठ का नाम है हरित ऊर्जा की दिशा में। स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऑलरेडी मैंने 6 वीडियो बनाए हुए हैं जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि ऊर्जा निर्मित कैसे होती है, अलग अलग ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करके ऊर्जा किस प्रकार तैयार की जाती है और उनके लाभ और हानियों के बारे में मैंने बताया हुआ है। जिसे उसमें ऊर्जा का उपयोग करके, कोयले का इस्तेमाल करके, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके, पवन ऊर्जा का उपयोग करके, जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग विद्युत ऊर्जा किस प्रकार तैयार की जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने उन 6 वीडियो में बताया हुआ है। यदि आपको वो 6 वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, तो आपको इस पार्ट का बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगा। यदि आपको उन वीडियोस को देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र, कि सूर्य से हम लोग विद्युत ऊर्जा किस प्रकार तैयार करते हैं। जैसा कि आपको मालूम, वनस्पतियां सूर्य का उपयोग करके ऊर्जा तैयार करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग भी सूर्य ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो सूर्य का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा तैयार करने की 2 अलग अलग पद्धतियां हैं। पहला है सौर सेल का संयोजन करना और दूसरा है सौर उष्म विद्युत ऊर्जा। मतलब पहली पद्धति हम लोग देखेंगे सौर सेलों का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा कैसे तैयार की जाती है, और सौर उष्म ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा कैसे तैयार की जाती है, इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो 2 पद्धतियों को इस्तेमाल करके हम लोग सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा तैयार करते हैं। चूंकि स्टूडेंट्स के पहले तक आपको मालूम है अलग अलग ऊर्जा स्रोतों में आप लोग माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत का उपयोग करके जनित्र के माध्यम से विद्युत ऊर्जा तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग जब करेंगे सौर सेलों का, तो उसके अंदर माइकल फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत का उपयोग नहीं करना है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सौर सेल होते हैं वो सौर सेल डायरेक्ट क्या करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा का, प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतर किस में कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और एकदम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। टॉपिक है सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र। जैसे कि आपको मालूम है सूर्य किरणों में समाविष्ट प्रकाशीय ऊर्जा का 2 प्रकार से हम लोग विद्युत ऊर्जा तैयार कर सकते हैं। जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया कि 2 प्रकार से हम लोग विद्युत धारा तैयार कर सकते हैं। ऊपर अभ्यास की गई प्रत्येक पद्धति में किसी न किसी ऊर्जा स्रोत की सहायता से जनित्र घुमाकर विद्युत ऊर्जा तैयार की जा रही थी। ऊपर मतलब जो हम लोग 6 वीडियो उसके पहले बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग उष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके, जल का उपयोग करके, पवन का उपयोग करके विद्युत धारा तैयार कर रहे हैं। उन सभी में हमने देखा है कि जनित्र क्या करता है, जनित्र घूमता है और विद्युत धारा उसके बाद तैयार होती है। मतलब माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत वहां पर लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सूर्य की किरणों का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा तैयार करते हैं तो उस समय माइकल फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। यहां तक समझे आप लोगों को। परंतु सूर्य की किरणों में समाविष्ट ऊर्जा का उपयोग करके जनित्र का उपयोग न करते हुए सीधे विद्युत ऊर्जा निर्माण किया जाता है। सीधे विद्युत ऊर्जा निर्माण किया जाएगा। यहां पर किसी भी प्रकार के जनित्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना ही माइकल फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत का उपयोग होता है, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण इस सिद्धांत का उपयोग न करते हुए भी हम लोग विद्युत निर्मित कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहां पर होगा, सौर क्षेत्र में घटित होगा। मतलब सूर्य से जो ऊर्जा हम लोग तैयार करेंगे सिर्फ उसी क्षेत्र में घटित हो सकता है। जैसे 2 तरीका है तैयार करने का, वो दोनों तरीकों हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला तरीका है सौर से विद्युत ऊर्जा तैयार करने का, वो है सौर विद्युत सेल का उपयोग करके। सौर विद्युत सेल क्या होता है, इस वीडियो को देखते जाइएगा, स्टार्ट टू एंड तक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सौर विद्युत सेल का उपयोग करके हम लोग सूर्य की किरणों का प्रकाशीय ऊर्जा का सीधे क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में रूपांतर कर देते हैं। सूर्य की जो प्रकाश की ऊर्जा है, सूर्य की किरणों का जो प्रकाशीय ऊर्जा है, उसका हम लोग सीधे क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करेंगे और हमारा ऊर्जा तैयार हो जाएगी। दूसरा तरीका हमारे पास है सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरण, ठीक है। सूर्य किरणों का प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण किसमें करेंगे, सबसे पहले ऊष्मीय ऊर्जा में करेंगे, ठीक है। इसके द्वारा टरबाइन की सहायता से जनित्र घुमाकर विद्युत ऊर्जा निर्माण की जाती है। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 चीजें समझ में आई होगी कि सौर ऊर्जा का उपयोग 2 तरह से हम लोग विद्युत ऊर्जा निर्माण कर सकते हैं। पहले जनित्र का बिना उपयोग किए, दूसरी पद्धति है जिसके अंदर हम लोग जनित्र का इस्तेमाल करने वाले हैं। जो पहली पद्धति है जिसके अंदर हम जनित्र का उपयोग नहीं करने वाले हैं वो है सौर विद्युत सेल, ठीक है। सौर विद्युत सेल यहां पर दिख रहा है आप लोग स्टूडेंट्स, सौर विद्युत सेल का संयोजन, और दूसरा प्रकार हमारा रहेगा सौर उष्मीय विद्युत केंद्र। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सौर विद्युत संयोजन, ठीक है स्टूडेंट्स। जो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें हैं जो आपको बता देता हूं। सौर विद्युत सेल में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर एक सिलिकॉन की पट्टी रहती है, सिलिकॉन रहता है। सिलिकॉन आपको मालूम है ये अर्धचालक होता है, ठीक है ना।
अर्धचालक होता है, जैसे आपको मालूम धातु होते हैं, अधातु होते हैं, उसे तीसरा प्रकार होता है धातु सदृश। तो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये सिलिकॉन जो होते हैं नॉर्मल अवस्था में इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। समझ में आ रहा है यहाँ पर आप लोग को? चलिए, तो जैसे जैसे मैं समझाते जाऊंगा आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाइए। सिलिकॉन होता है स्टूडेंट, उसके अंदर 3 परत होती है, ठीक है ना। इसके अंदर कितनी परत होती है? 3 परत होती है। तो इसके ऊपर सबसे ऊपर वाली परत को बोलते हैं एन टाइप और नीचे वाली परत को बोलते हैं पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, जो होल्स का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो रहेगा वो ऋणात्मक का काम करेगा, ये किसका काम करेगा? धनात्मक का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ से आएगी सूर्य प्रकाश। क्या आएगा? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश से ये जो एन टाइप है और पी टाइप है, ये सूर्य प्रकाश से 3 किरणें निकलती है, अल्फा किरणें निकलती है। वो तीनों किरणों का जो वेवलेंथ होता है, जो लंबाई होती है, वो अलग अलग होती है। अब ये तीनों खंड के माध्यम से उन तीनों किरणों को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। जैसे इकट्ठा करेंगे, यहाँ पर जो एन टाइप है और पी टाइप है, इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर किसी भी प्रकार का रासायनिक बंध न होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? स्वतंत्रता पूर्वक एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं? घूमना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ से लगाया गया वायर रहेगा, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से पी टाइप में से क्या निकलेगा? प्रोटॉन निकलेगा, प्लस निकलेगा, बराबर। और यहाँ से जो भी बल्ब लगा रहेगा वो बल्ब क्या रहेगा? प्रकाशित हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने बता दिया कि इस तरह से हम लोग विद्युत धारा तैयार करते हैं सौर सेलों का इस्तेमाल करके। लेकिन जो सौर सेल होते हैं स्टूडेंट्स, एक सौर सेल जो रहेगा उससे हमको मालूम है 1.5 वोल्ट तैयार होगा और 3 मिली एम्पियर विद्युत धारा तैयार होती है। इतनी विद्युत धारा से सिर्फ हम लोग मोबाइल की चार्जिंग या छोटे छोटे जो उपकरण उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े उपकरण होते हैं जो विद्युत ऊर्जा पर चलते हैं, उनको तैयार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 32 सिलिकॉन की पट्टी रहेगी। ये सिलिकॉन की ऐसी 32 पट्टियों को मिलाकर हम लोग क्या बनाएंगे? सौर पैनल बनाएंगे। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? सौर पैनल बनाएंगे, बराबर। ये पैनल को बाद में हम लोग क्या करेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में जब हम लोग जोड़ देंगे तो ये बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी? स्ट्रिंग बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? स्ट्रिंग, ठीक है ना। स्ट्रिंग बन जाएंगी। और जब स्ट्रिंग को हम लोग बहुत सारा समांतर क्रम में जोड़ देंगे, जब हम लोग स्ट्रिंग को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो उसका निर्माण हो जाएगा अरे में। किस में निर्माण हो जाएगा? अरे में। अब इस तरह से हम लोग मन चाहिए जितना आवश्यक है उतनी मात्रा में हम लोग विद्युत ऊर्जा तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर 2 संयोजन का बताया, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। कक्षा 9वीं में आप लोगों ने सीखा हुआ श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो चलिए अब देख ले श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। देखना है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है स्टूडेंट? जो रजिस्टर रहेगा वो 3 लगा रहेगा, एक के बाद एक लगा रहेगा, और यहाँ पर आपको मालूम है बल्ब लगा रहेगा और यहाँ से स्विच रहेगा, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होता है? जो विद्युत धारा रहती है वो विद्युत धारा समान जाती है, और यहाँ पर जो V1 रहेगा, V2 रहेगा और V3 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो विभवांतर रहेगा, विभवांतर का क्या होता है? यहाँ पर योग होता है, V1 + V2 + V3 बराबर क्या होगा? V होगा। मतलब इससे समझ में आता है कि जब हम लोग किसी भी चीज को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो उसके अंदर जो विद्युत धारा जो रहती है वो समान रहती है, लेकिन विभवांतर का क्या हो जाता है? यहाँ पर योगफल होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहेगी, ठीक है, सब में से समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी, लेकिन जो विभवांतर रहेगा विभवांतर क्या होगा? जुड़ जाता है। अब समांतर क्रम में इसका उल्टा होता है। समांतर क्रम में क्या होता है? जो रेजिस्टेंस रहते हैं, ठीक है, उनको समांतर क्रम में एक के नीचे एक लगा दिया जाता है। कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा, यहाँ पर स्विच रहेगा, यहाँ पर विद्युत बल्ब रहेगा। तो यहाँ से निकलने वाली जो विद्युत धारा रहेगी I1, यहाँ से निकलने वाली विद्युत धारा I2 और यहाँ से निकलने वाली विद्युत धारा I3। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा होती है वह I1 + I2 + I3, मतलब यहाँ पर विद्युत धारा का क्या होता है? योग हो जाता है, और विभवांतर सब में क्या होती है? समान होती है। समझ में आ गई स्टूडेंट्स? समझा? तो श्रेणी क्रम संयोजन जब लोग करते हैं तो वहां पर विद्युत धारा समान होती है और विभवांतर का क्या होता है? योगफल होता है। जब लोग समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो विद्युत धारा का योग होता है और विभवांतर क्या होता है? समान होता है। तो इस तरह जब हम लोग किसी चीज को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे तो विभवांतर बढ़ेगा, और जब हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विद्युत धारा बढ़ेगी। जब लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में जोड़ देंगे तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा और विभवांतर भी बढ़ेगा। इससे हम लोग जितनी चाहिए उतनी मात्रा में ऊर्जा तैयार कर सकते हैं, और इसी चीज को क्या कहा जाता है? अरे कहा जाता है, ठीक है ना। पैनल, पहले पैनल होता है, पैनल निर्माण होने के बाद क्या बनता है? स्ट्रिंग बनता है, स्ट्रिंग निर्माण होने के बाद क्या बन जाएगा? आपका अरे बन जाएगा। अब उस अरे के माध्यम से, उस अरे में क्या रहेगा? ये जो सिलिकॉन की पट्टियां हैं,
ठीक है ना। ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या रहेंगी, जुड़ी रहेंगी, और हम लोग आवश्यकता, जितनी आवश्यकता उतनी मात्रा में हम लोग विद्युत धारा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग सूर्य प्रकाश का उपयोग करके विद्युत धारा तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। तो चलिए मैं इस कमियों को समझा देता हूं। ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग जब करेंगे तो क्या समस्याएं निर्माण होती है, क्योंकि जो सूर्य प्रकाश है वो सिर्फ दिन के समय उपलब्ध होता है। सूर्य प्रकाश जो है वो सिर्फ दिन के समय उपलब्ध होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो भी हम लोग ऊर्जा तैयार कर सकते हैं सिर्फ दिन के समय कर सकते हैं। रात्रि के समय हम लोग ऊर्जा तैयार कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। लेकिन उससे हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर जो बैटरी रहेगी उसको चार्ज करके उसका इस्तेमाल हम लोग रात के समय भी कर सकते हैं। और इस तरह की जो ऊर्जा तैयार होती है, जो सौर ऊर्जा से विद्युत धारा तैयार होती है, वो डीसी करंट होता है। क्या होता है, डीसी करंट। आपको मालूम है दो तरह की करंट होते हैं, दो तरह की विद्युत धारा होती है, डीसी करंट होता है, एक एसी करंट होता है। जो हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है वो एसी करंट होता है, ठीक है ना। और जो ट्रांसफार्मर में भी लाइट रहती है, जो ट्रांसफार्मर में विद्युत धारा होती है वो डीसी करंट होती है। तो सूर्य प्रकाश से तैयार हुई ऊर्जा जो रहेगी वो डीसी करंट रहेगी। तो डीसी करंट पे चलने वाले जो भी एलईडी जैसे उपकरण रहेंगे, जैसे आपको मालूम ट्यूबलाइट आते हैं, बल्ब आ जाते हैं एलईडी वाले, तो वो सारी चीज़ें इससे उपयोग की जाती है। लेकिन अब हमारे घरों में अगर उसका इस्तेमाल करना है तो डीसी करंट का एसी करंट में क्या करना पड़ेगा, रूपांतरण करना पड़ेगा। इसके लिए बीच में आ जाता है ट्रांसफार्मर। क्या आ जाता है, ट्रांसफार्मर। ध्यान से सुनते जाइए स्टूडेंट्स, बीच में क्या आ जाएगा, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करेगा स्टूडेंट्स, इस डीसी करंट का एसी करंट में कर देगा, मतलब डीसी करंट को एसी करंट में क्या कर देगा, बदली कर देगा। और फिर इसका उपयोग हम लोग घर के अलग अलग में कर सकते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो चलिए सारी चीजें आपने पढ़ लिए, समझ लिए। अब मैं थ्योरी समझा के आपको बता देता हूं। एक हमारा सौर विद्युत सेल, ये सौर विद्युत सेल जो है ये सूर्य से विद्युत ऊर्जा कैसे तैयार की जाती है, इसका पहला प्रकार है, ठीक है ना। ये पहला तरीका है कि सूर्य से आप विद्युत ऊर्जा किस प्रकार तैयार करते हो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का आप लोग को जनरेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना, जनित्र का इस्तेमाल नहीं करना। माइकल फेराडे का नियम यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसका सीधे सीधे किसमें रूपांतरण हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, और यहाँ पर आपको मालूम है सिलिकॉन पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, और सिलिकॉन के बारे में मैंने सारी चीजें बता दी आपको। सौर विद्युत सेलों में सूर्य की किरणों का प्रकाशीय ऊर्जा में सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं, और इसे फोटोवोल्टाइक परिणाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, फोटोवोल्टाइक परिणाम कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया है कि सिलिकॉन की जो पट्टी होती है उसके अंदर 3 लेयर होते हैं। ऊपर जो होता है एन टाइप होता है, नीचे जो होता है पी टाइप होता है। एन टाइप से न्यूट्रॉन माइनस वाला चार्ज निकलेगा, पी टाइप से प्रोटॉन वाला मतलब प्लस वाला चार्ज निकलेगा। अब ये जो इसके अंदर किसी प्रकार का रासायनिक बंध न होने की वजह से इससे विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। इसको क्या कहा जाता है, फोटोवोल्टाइक परिणाम कहा जाता है, जिसके अंदर सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा का सीधे क्या किया जाता है, दृष्टि विद्युत धारा मतलब डीसी करंट में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण के प्राप्त होने वाली विद्युत शक्ति डीसी शक्ति के रूप में उपलब्ध होती है। सही बात है, जो भी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की जाएगी वो जो ऊर्जा रहेगी वो डीसी के रूप में रहेगी, ठीक है ना। अब डीसी के ऊपर कौन कौन काम करते हैं, जो एलईडी वाले उपकरण रहेंगे वो लोग डीसी करंट के ऊपर काम करते हैं। लेकिन अगर उसको एसी में बदली करना है तो मैंने बताया ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। अब सुनिए, सौर विद्युत सेल जो होते हैं उसके अंदर अर्धवाहक सेमीकंडक्टर इस विशिष्ट प्रकार के पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के रूप में सिलिकॉन 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक सौर विद्युत सेल से 30 मिली एम्पियर इतनी विद्युत धारा और 5 वोल्ट इतना विभवांतर तैयार किया जा सकता है। सिलिकॉन की जो एक पट्टी होती है स्टूडेंट्स, उसका 1 वर्ग सेंटीमीटर से आप 30 मिली एम्पियर इतना विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हो, और 0.5 इतना वोल्ट विभवांतर आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आप आगे देखते हैं। सिलिकॉन की एक विद्युत सेल का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, तो अगर सिलिकॉन की एक पट्टी जो रहेगी वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की रहेगी, समझ में आ रहा है, तो उस सेल से करीब 3 एम्पियर मतलब 30 एम्पियर को यहाँ पर देखो 100 से क्या किया है, गुणा किया है, ठीक है ना, 100 से भाग दिया है, तो 300 मिली एम्पियर को क्या बोलेंगे, 3 एम्पियर बोलेंगे। 3000 मिली एम्पियर क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, 3 एम्पियर कहा जाएगा। इतनी विद्युत धारा और 0.5 विभवांतर इतना तैयार होगा, वोल्ट विभवांतर तैयार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि आप कितनी भी बड़ी पट्टी ले लो, किसकी, सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन की पट्टी आप कितनी भी बड़ी ले लो उसका विभवांतर कभी बदली नहीं होगा। आप छोटी पट्टी लो तो भी विभवांतर उतना रहेगा, आप बड़ी पट्टी लो तो भी विभवांतर उतना रहेगा। हाँ, फर्क किसके अंदर आ जाएगा, विद्युत धारा के अंदर आएगा, आई के अंदर, करंट के अंदर आएगा। विभवांतर कभी बदलता नहीं है सिलिकॉन की पट्टी के क्षेत्रफल के हिसाब से। तो सौर विद्युत सेल
सौर सेल से प्राप्त होने वाला विभवांतर उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं रहता। क्षेत्रफल आप कितना भी छोटा लो या बड़ा लो, सिलिकॉन की पट्टी छोटी लो या बड़ी लो, विभवांतर उसका उतना ही रहेगा। बदली क्या होता है स्टूडेंट्स? विद्युत धारा। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है कि सौर सेल का संयोजन दो क्रमांक से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन है और एक समांतर क्रम संयोजन है, बराबर। अगर आपको सौर सेलों का उपयोग करके विद्युत धारा तैयार करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको श्रेणी क्रम संयोजन या तो समांतर क्रम संयोजन करके आप विद्युत धारा तैयार कर सकते हो सौर सेलों का इस्तेमाल करके। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप श्रेणी क्रम संयोजन देख सकते हो। यहाँ पर एक है सिलिकॉन की पट्टी है, एक पट्टी है, दूसरी पट्टी है। अब दोनों पट्टी को क्या किया? श्रेणी क्रम में लगाया। श्रेणी क्रम मतलब एक के बाद एक पट्टी पहले फिर उसके बाद दूसरी पट्टी, ठीक है, इसको कहा जाता है श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम संयोजन जब होता है तो आय का मान कभी बदलता नहीं है, मतलब विद्युत धारा कभी बदली नहीं होगी और यहाँ पर जो विभवांतर रहेगा उसका क्या होता है? योग हो जाता है। समझा? ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन में। पहले भी मैंने बताया और अभी मैंने बता दिया। तो यहाँ पर सिलिकॉन को क्या किया? समांतर क्रम में संयोजित किया गया। समांतर क्रम में क्या होगा कि यहाँ पर जो सिलिकॉन की पट्टी रहेगी वह एक के नीचे एक लगाई जाएगी। जब एक के नीचे एक लगाई जाएगी स्टूडेंट्स तो यहाँ पर विभवांतर क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो जुड़ेगा क्या? विद्युत धारा जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का संयोजन करके मनचाही मात्रा में विद्युत धारा या विभवांतर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। दो सेलों को श्रेणी क्रम में एक दूसरे जोड़ने पर प्राप्त होने वाला विभवांतर दोनों सेल के विभवांतर के योगफल के बराबर रहेगा, ठीक है। अगर दो सेल को आप लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो जो विभवांतर रहेगा वो दोनों सेलों के विभवांतर का क्या रहेगा? योगफल रहेगा। परंतु विद्युत धारा बराबर रहेगी। विद्युत धारा दोनों में क्या रहेगी? बराबर रहेगी। अर्थात श्रेणी क्रम जोड़ने पर विद्युत धारा का योगफल नहीं होता। जब भी आप लोग श्रेणी क्रम में संयोजन करोगे तो विद्युत धारा का योगफल होता है क्या? नहीं, समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और यही कारण है कि हमारे घरों में जितने भी उपकरण लगाए जाते हैं वो सब के सब श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े होते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक वायर में ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक में कम हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो शॉर्ट सर्किट लगने की संभावना होती है, अति भार कहा जाता है, जिसको कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देख लेते सौर सेलों का समांतर क्रम संयोजन। दो सौर सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनमें प्राप्त विद्युत धारा दोनों सेलों से प्राप्त विद्युत धारा के योगफल के बराबर होती है। जब आप लोग दो सौर सेलों को समांतर क्रम में जोड़ोगे, ठीक है, तो उनका जो विद्युत धारा रहेगा वह योग हो जाएगा उसका, लेकिन विभवांतर क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अर्थात जब आप लोग समांतर क्रम में जोड़ते हो तो विभवांतर का योगफल होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अनेक सौर विद्युत सेल श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन द्वारा जोड़कर हम अपेक्षित विद्युत धारा सौर पैनल बनाते हैं। जब सौर सेलों को आप समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? सौर पैनल बन जाएगा। और उस सौर पैनल बनाने के लिए आपके पास 36 क्या होना चाहिए? सिलिकॉन की पट्टी होनी चाहिए। अब एक 36 सिलिकॉन की पट्टी को जब आप एक साथ जोड़ दोगे तो रचना जो तैयार होगी उसको क्या कहा जाएगा? सौर पैनल कहा जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे देखते हैं। उदाहरण, किसी सौर पैनल में प्रत्येक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 36 सौर सेल श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने पर कुल विभवांतर कितना रहेगा? 18 रहेगा। कुल विभवांतर कितना प्राप्त होगा स्टूडेंट्स? 18 बराबर। कैसे 18? क्योंकि आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो तो विभवांतर का क्या होगा? योग होगा। सही बोल रहा हूं मैं? जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे किसी चीज को, यहाँ पर जो सिलिकॉन की पट्टी है वो श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है। जब आप 36 सौर सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो विभवांतर का क्या होता है? योग होता है। तो 36 गुणे क्या कर देंगे आप लोग? और एक सिलिकॉन की पट्टी से आपको मालूम है 1.5 वोल्ट मिलता है विभवांतर। तो 36 गुणे 1.5 कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा 18 वोल्ट आ जाएगा और 3 एम्पियर इतनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। चूंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि आप श्रेणी क्रम में आप जब जोड़ते हो तो एक पट्टी से जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी 36 के 36 पट्टी से उतनी विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जब आप संयोजन करोगे तो विद्युत धारा क्या होती है? समान होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया क्या? चलिए अब आगे देखते हैं। ऐसे अनेक पैनल एकत्र हुए बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। उत्तम सौर विद्युत सेल कार्य क्षमता 15% होती है। जो उत्तम दर्जे की सौर सेल होते हैं उनकी जो कार्य क्षमता होती है 15%, अर्थात किसी सौर पैनल को सूर्य प्रकाश से 100 वोल्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इतनी प्रकाश शक्ति प्राप्त हो तो उस पैनल द्वारा मिलने वाली शक्ति 15 वॉट होती है। अगर किसी सौर पैनल को 100 वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर इतना विद्युत शक्ति मिलेगी तो 15 वॉट वह शक्ति दे सकता है, 15 वॉट की विद्युत धारा निर्माण कर सकता है आपका सौर सेल। ऐसे अनेक सौर सेल श्रेणी क्रम समांतर क्रम जोड़ने पर हमें अपेक्षित विद्युत धारा और विभवांतर मिल जाता है। सही बात है। ऐसे ही अलग अलग सौर सेलों को यदि आप श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ोगे तो आप मनचाही मात्रा में विद्युत धारा और विभवांतर प्राप्त
कर सकते हो। चलिए आप लोग देखते हैं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जोड़ने पर स्ट्रिंग और अरे किस प्रकार तैयार होता है, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 36 सिलिकॉन की पट्टियां एक साथ जोड़कर यहाँ पर क्या बनाया गया, पैनल बनाया गया। क्या बनाया गया, पैनल। अब इस पैनल को हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम, देखो सौर सेल है, इस पैनल सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। अब ये श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या बन जाएगा, ये स्ट्रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। अब जब स्ट्रिंग को, ये सारे स्ट्रिंग को समांतर क्रम मतलब एक के नीचे एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो अरे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अरे। समझ में आ रहा है। जब पैनल को मतलब 36 सिलिकॉन की पट्टी को श्रेणी क्रम में आप जोड़ोगे एक के बाद एक, तो आपको मालूम है क्या बनेगा स्टूडेंट्स, पैनल बनेगा। ठीक है। अब जब इन पैनल को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे, मतलब 36 वाले को, ये देखो इसके अंदर भी 36 है, इसके अंदर भी 36 है, इसके अंदर भी 36 है, इसके अंदर 36 है, तो क्या तैयार हो जाएगा, वो स्ट्रिंग तैयार हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग तैयार हो जाएगा। अब स्ट्रिंग को जब आप समांतर क्रम में जोड़ देते, एक के नीचे एक जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, वो अरे। तो इस प्रकार आप लोग सिलिकॉन की पट्टी को या सौर सेल को एकत्रित करके मनचाही मात्रा में, अपेक्षित मात्रा में विद्युत धारा और विभवांतर आप प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ गए स्टूडेंट्स। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आकृति के माध्यम से मैंने बताया सौर सेल है सौर विद्युत केंद्र का मूलभूत घटक है। सही बात है। सौर सेल जो रहेगा वो सौर विद्युत केंद्र का मूलभूत घटक है। मेन काम वही करता है। अनेक सौर सेल एक साथ जोड़ने पर सौर पैनल बनते हैं और अनेक सौर पैनल श्रेणी क्रम में जब आप जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, स्ट्रिंग बनेगा। बहुत सारे सौर पैनल को जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। और अनेक स्ट्रिंग को समांतर क्रम में जोड़ने पर, बहुत सारे स्ट्रिंग को जब आप लोग समांतर क्रम में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, सौर अरे बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने डायग्राम के माध्यम से भी समझाया था। इस प्रकार सौर सेलों द्वारा चाहिए उतनी विद्युत शक्ति उपलब्ध हो सकती है। अतः कम विद्युत शक्ति वाले यंत्रों से लेकर मेगावाट विद्युत निर्मित केंद्रों में सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। कम विद्युत निर्मित वाले स्थान से लेकर मेगावाट विद्युत उपयोग ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाले स्थानों तक सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और चूंकि मैंने बताया सौर ऊर्जा से जो होता है डीसी करंट मिलता है, जो विद्युत यंत्र डीसी शक्ति पर चलते हैं, जैसे एलईडी लाइट के बारे में मैंने बताया हुआ है, आधारित विद्युत बल्ब, उस जगह सौर ऊर्जा सीधे उपयोग में लाई जाती है। जैसे कि आप लोग बहुत सारे गार्डन में या रोडों पर देख रहे होंगे, आजकल सरकार इसको बढ़ावा भी दे रही है। हमारा है, परंतु सौर सेल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा केवल सूर्य प्रकाश उपलब्ध होने पर ही होगा। सही बात है। सौर सेल से आप विद्युत ऊर्जा कब प्राप्त कर पाओगे, जब तक सूर्य प्रकाश है तब तक। अतः यदि ऊर्जा अन्य समय पर उपयोग में लानी है तो यह विद्युत सेल संचित करनी पड़ेगी। अगर आपको उस ऊर्जा को दूसरे समय भी उपयोग करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सौर सेल में संचित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको विद्युत सेल में संचित करके रखना पड़ेगा। और बैटरी चार्ज रहेगी तो रात में भी लाइट जलेगी। ठीक है, एक लाइट का एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर। हमारे घरों में औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण एसी विद्युत शक्ति पर चलते हैं, अल्टरनेट करंट पर चलते हैं। ऐसे समय पर सौर सेल द्वारा निर्मित बैटरी संचित विद्युत सेल का रूपांतरण इन्वर्टर, इस इलेक्ट्रॉनिक यंत्र द्वारा किया जाता है, विद्युत शक्ति में किया जाता है। ठीक है। इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी करंट का रूपांतरण एसी में कर देगा। बराबर। इन्वर्टर का क्या काम रहेगा, यहाँ पर जो डीसी करंट है उसको एसी करंट में बदली करेगा। जो प्रवाह तालिका के माध्यम से समझते हैं। सौर सेल है, विद्युत सेल हो गया। सौर सेल से ये विद्युत सेल बना, चार्जिंग वाला, जो चार्जिंग हुआ है। अब इन्वर्टर क्या करेगा, इसको एसी करंट में बदली कर देगा और एसी करंट का इस्तेमाल करने वाले जितने भी उपकरण रहेंगे वो चलने लग जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला पॉइंट हमारा है, अनेक सौर पैनल एकत्र जोड़कर अपेक्षित विद्युत ऊर्जा निर्मित की जा सकती है। सही बात है। अलग अलग सौर पैनल को आप एकत्रित जोड़कर अपेक्षित जितना चाहिए उतना विद्युत धारा आप तैयार कर सकते हो। नीचे एक आकृति दर्शाई गई, दिख रहा होगा आप लोगों को। अनेक सौर पैनलों द्वारा निर्माण की गई डीसी शक्ति इन्वर्टर के माध्यम से एसी शक्ति में रूपांतरण किया जाता है। तो यहाँ पर डीसी शक्ति जो रहेगी, डीसी करंट जो रहेगा उसको इन्वर्टर के माध्यम से, किसके माध्यम से, इन्वर्टर के माध्यम से किस में बदली किया जाएगा, एसी में बदली किया जाएगा। और हमारे घरों में जो भी उपकरण रहते हैं वो एसी करंट पर कार्य करते हैं। ठीक है ना। ट्रांसफार्मर की सहायता से यह शक्ति आवश्यकता अनुसार विभवांतर और विद्युत धारा के रूप में विद्युत वाहक तार द्वारा विभिन्न स्थानों तक पहुंचाई जाती है। फिर ट्रांसफार्मर के माध्यम से जितनी विभवांतर या जितना विद्युत धारा चाहिए उसको वायर के माध्यम से अलग अलग स्थानों तक, हमारे घरों तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। इस डायग्राम के माध्यम से, एक आकृति के माध्यम से आपको समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए अलग अलग सौर पैनलों को एक साथ जोड़ दिया गया है, अरे को। यहाँ पर देखिए बाद में यहाँ ट्रांसफार्मर है, दिख रहा है। ट्रांसफार्मर के माध्यम से वायर ग्रिड के माध्यम से, पावर ग्रिड के माध्यम से इसको घर तक क्या किया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं।
उम्मीद है आप लोगों को पहला टॉपिक समझा होगा, सौर सेलों का उपयोग करके हम लोग विद्युत ऊर्जा किस प्रकार तैयार किया जाता है। क्योंकि मैंने बताया कि सौर सेल का जब लोग उपयोग करेंगे विद्युत ऊर्जा तैयार करने के लिए सौर सूर्य का उपयोग करके, तो उसके अंदर माइकल फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, मतलब वहां पर किसी भी प्रकार का जनित्र काम नहीं करता है। लेकिन जो अगला प्रकार है सौर ऊष्म विद्युत केंद्र, इसके अंदर क्या होता है कि माइकल फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर एक जनित्र रहेगा, जैसे आप लोग देखे थे ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र, परमाणु ऊर्जा वाला, फिर पवन चक्की का देखा था आप लोग ने, फिर जल विद्युत ऊर्जा देखा था। तो वहां पर सब जगहों पर इन्वर्टर किया हुआ है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होता है। तो मैं पहले इसको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद मैं इसका थ्योरी पढ़ के आपको समझा दूंगा। दिख रहा होगा सूर्य है, ये परावर्तक है। ये क्या है स्टूडेंट्स? परावर्तक। परावर्तक क्या करेगा? सूर्य की जितनी भी ऊष्मा रहेगी उसको क्या करेगा? खींच लेगा। सूर्य की जितनी भी ऊष्मा रहेगी उसको क्या करेगा स्टूडेंट्स? खींच लेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर जो पानी रहेगा, ये पानी यहाँ से आएगा और ये परावर्तक के ऊपर से जाएगा। ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पर परावर्तक है, सूर्य से जितनी भी ऊष्मा रहेगी उसको खींचेगा और वहां पर ऊष्मीय ऊर्जा का क्या होगा? निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्मीय ऊर्जा का क्या होगा? वहां पर निर्माण होगा। और इस ऊष्मीय ऊर्जा की वजह से ये जो पानी रहेगा, इस पानी में का रूपांतरण भाप में हो जाएगा। आप सबको मालूम पड़ गया इसका रूपांतरण किसमें हो जाएगा? भाप में। क्योंकि वहां पर ऊष्मीय ऊर्जा है तो पानी वहां पर गर्म होगा और पानी का रूपांतरण हो जाएगा भाप में। और इस पानी का आपको मालूम है जो तापमान होता है और जो दाब होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है ना। इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है आप लोग को। जिस ये जो भाप रहेगा, गर्म भाप या गर्म पानी, इसका जो तापमान रहेगा, इसका जो दाब रहेगा वो क्या रहेगा? उच्च रहेगा। और जिसके अंदर क्या आ जाएगी? गतिज ऊर्जा आ जाएगी। उस भाप में क्या आ जाएगी? गतिज ऊर्जा आ जाएगी। और इस गतिज ऊर्जा से लगा हुआ जो टरबाइन रहेगा वो टरबाइन के पाते घूमेंगे और आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर इसी डायग्राम को यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। ये यहाँ से पानी आ रहा है, संघनन से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ पर ये जो परावर्तक है, ये परावर्तक में से पानी आया तो शोषक ने क्या किया? शोषक मतलब जो सूर्य प्रकाश को अवशोषित करेगा, उस शोषक ने सूर्य प्रकाश से ऊष्मा अवशोषित कर दिया, जिसकी वजह से जो परावर्तक है वो गर्म हो गया। मतलब वहां पर ऊष्मीय ऊर्जा का क्या हो गया? निर्माण हुआ। क्या हुआ? ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण हुआ। अब इसी ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी का रूपांतर किसमें हो जाएगा? भाप में हो जाएगा। अब ये जो भाप रहेगा उसका तापमान और दाब क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। अब ये आगे जाके जो वाष्प है वो आगे जाके टरबाइन से जुड़ा रहेगा और टरबाइन के अंदर क्या रहेंगे? पाते रहेंगे। इस भाप की जो गतिज ऊर्जा है, इस गतिज ऊर्जा का उपयोग करके टरबाइन के पाते घूमने लग जाएंगे और जब टरबाइन का पाता घूमेगा तो उससे क्या लगा रहेगा? जनित्र। और जनित्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। चुंबक घूमने के बाद चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा और विद्युत धारा क्या हो जाएगी? प्रभावित होना शुरू हो जाएगी। और बाद में ये जो गर्म पानी है, ये जो भाप है, उसको संघनन मतलब कूलिंग टावर के माध्यम से, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, कूलिंग टावर के माध्यम से वापस से यहाँ पर भेज दिया जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो सारी प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। अब इसको मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। परमाणु ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करके, ठीक है ना, कोयला हो गया, परमाणु ऊर्जा, इनमें ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करके उससे विद्युत ऊर्जा तैयार की जा रही थी। बराबर। कोयला हो गया, परमाणु हो गया, इससे ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त की जा रही थी। मतलब कोयला जलाया जा रहा था और परमाणु का विखंडन किया जा रहा था, तो उससे ऊष्मीय ऊर्जा तैयार हुई और बाद में पानी को क्या किया जाता था? गर्म किया जाता था और पानी का रूपांतरण भाप में होता था। उसके बाद का प्रोसेस आप सबको मालूम है। उसी प्रकार विद्युत ऊर्जा निर्माण करने के लिए सूर्य प्रकाश की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा कोयला और परमाणु ऊष्मीय ऊर्जा निर्माण करने के लिए उपयोग किया गया था, ठीक उसी प्रकार हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग क्या तैयार करेंगे? विद्युत धारा तैयार करेंगे। यहाँ सूर्य प्रकाश की जो ऊष्मीय ऊर्जा रहेगी, जो परावर्तक रहेगा सूर्य प्रकाश को खींच लेगा और उसके ऊपर जो पानी जाएगा उस पानी का क्या निर्माण कर देगा? वाष्प में रूपांतरित कर देगा। और आप सबको मालूम है जो वाष्प होता है उसका जो तापमान होता है और जो दाब होता है वो क्या होता है? उच्च होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या आ जाएगी? गतिज ऊर्जा आ जाएगी। और गतिज ऊर्जा आगे जाएगी, वो टरबाइन से जुड़ी रहेगी, टरबाइन में गतिज ऊर्जा आ जाएगी और उसके बाद उससे जनित्र जुड़ा रहेगा, जनित्र विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो आप लोग यहाँ पर प्रवाह तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। सूर्य प्रकाश एकत्रित करने वाला परावर्तक, सूर्य की प्रकाश को एकत्रित करने वाला क्या लगाया जाएगा? पहले परावर्तक रहेगा। एकत्रित सूर्य प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित करने के लिए अवशोषक, जो भी एकत्रित सूर्य प्रकाश है उसको अवशोषित करने के लिए क्या लगाया जाएगा? वहां पर अवशोषक, जो सूर्य प्रकाश को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। वाष्प पर चलने वाला टरबाइन, यहाँ पर कौन सा टरबाइन इस्तेमाल किया जाएगा? वाष्प पर चलने वाला टरबाइन। जिस तरह हमने कोयला और परमाणु में वाष्प पर चलने वाले टरबाइन का इस्तेमाल किया था, ठीक है, यहाँ पर भी वही टरबाइन रहेगा। विद्युत जनित्र जुड़ा रहेगा और विद्युत धारा तैयार होगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखते हैं। सूर्य किरण परावर्तित करने वाले अनेक परावर्तक का उपयोग किया जाता है। बराबर। सूर्य किरण को परावर्तित करने वाले अलग अलग परावर्तक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? अवशोषक लगाया जाता है। देख रहे हो आप लोग? अवशोषक। ये अवशोषक क्या करेगा? उन किरणों को अपनी ओर अवशोषित करेगा।
ठीक है ना। सूर्य प्रकाश अवशोषक पर केंद्रित करते हैं। ये जो परावर्तक रहेंगे, ये परावर्तक सूर्य की किरणों को लेंगे और उसको क्या करेंगे, अवशोषक पर क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। अवशोषक पर जब एकत्रित करेंगे, अवशोषक क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और उस अवशोषक के अंदर क्या रहेगा, पानी रहेगा और पानी का रूपांतरण भाप में हो जाएगा। जहां ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्मा की सहायता से पानी की वाष्प में रूपांतरित किया जाता है टरबाइन, और टरबाइन द्वारा जनरेटर घुमाया जाता है और विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझा होगा कि सौर सेलों का उपयोग करके और सौर ऊष्मीय विद्युत केंद्र का उपयोग करके हम लोग विद्युत धारा किस प्रकार तैयार करते हैं। ठीक है, अब हम लोग तो ये सारी चीजें समझ लिए, लेकिन सौर ऊर्जा से लाभ क्या है और हानि क्या है। मतलब यदि हम लोग सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके विद्युत धारा निर्माण करते हैं तो उससे कुछ तो लाभ होगा और कुछ तो हानि होगी। तो लाभ क्या है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद मैं हानि बताता हूं। सौर ऊर्जा का लाभ, चूंकि स्टूडेंट्स ये इसमें किसी प्रकार का ईंधन का ज्वलन होता नहीं है। सौर ऊर्जा का उपयोग करके जब हम लोग विद्युत धारा तैयार करते हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का ईंधन का ज्वलन नहीं होता। जब किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होगा तो वहाँ प्रदूषण जैसी समस्या निर्माण नहीं होगी। दूसरा, हानि तो नहीं बोल सकते, समस्या बोल सकते हम लोग। समस्या है यह है कि जो सूर्य प्रकाश है वो केवल दिन में उपलब्ध होता है। सूर्य प्रकाश केवल दिन में उपलब्ध होता है होने के कारण जो इसकी सीमाएं हो जाती है। केवल सूर्य प्रकाश दिन में उपलब्ध होने की वजह से जो भी ऊर्जा तैयार होगी वो सिर्फ दिन में तैयार होगी। तो वैज्ञानिकों के सामने एक समस्या निर्माण हुई है कि सूर्य प्रकाश जो दिन में उपलब्ध होता है इसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि ये रात में भी काम कर सके। तो उसके लिए बैटरी उन्होंने बनाया हुआ है जिसके अंदर बैटरी चार्ज होती है और वह रात के समय लाइट जलती है, रात के समय उपयोग होती है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो चलिए देख लेते हैं विश्व में ऊर्जा निर्मित, मतलब विश्व में हरित ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में किया जाता है। ठीक है, भारत कितना उपयोग करता है और पूरा विश्व कितना उपयोग करता है, तो उसको एक सारणी के माध्यम से एक प्रयास करते हैं। विश्व में ऊर्जा निर्मित के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऊर्जा स्रोत, मतलब पूरे विश्व में कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल कितना किया जाता है ऊर्जा निर्माण के लिए। ठीक है, चला क्या है, कोयला। तो पूरे विश्व में 41% कोयले से विद्युत ऊर्जा तैयार की जाती है। भारत में 60%, मतलब भारत में जितनी भी ऊर्जा तैयार की जाती है उससे 60% ऊर्जा जो है वह कोयले का इस्तेमाल करके तैयार की जाती है, जो हम लोग पहली प्रक्रिया हम लोग देखे थे। लेकिन ये पर्यावरण स्नेही नहीं है, इससे बहुत सारा प्रदूषण होता है। प्राकृतिक गैस पूरा विश्व 22% इस्तेमाल करता है और हम लोग 8%, भारत का प्रमाण है 8%। जल विद्युत 16% पूरा विश्व और भारत 14%। परमाणु ऊर्जा पूरा विश्व 11% और भारत 2%। पेट्रोलियम का इस्तेमाल करके पूरा विश्व 4% और भारत 0.3%। नूतनीकरणक्षम ऊर्जा, नूतनीकरणक्षम ऊर्जा जैसे पवन हो गया, सौर ऊर्जा हो गए, ये क्या है, नूतनीकरणक्षम ऊर्जा है। ठीक है ना। तो पूरा विश्व 6% और भारत 15%, मतलब भारत का यहाँ पर प्रतिशत जो है वह हरित ऊर्जा की दिशा में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, भारत सरकार इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ तक। इतनी आज हमने क्या देखा, सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र और सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग विद्युत धारा किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। इसके दो तरीके मैंने बताए हैं, सौर सेल का उपयोग करके और सौर ऊष्मीय विद्युत केंद्र। ठीक है, सौर सेल में हमने देखा कि सिलिकॉन का उपयोग करके हम लोग विद्युत धारा कैसे तैयार करते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि सौर ऊष्मीय ऊर्जा में परावर्तक था, फिर शोषक था जो विद्युत ऊर्जा तैयार करने में क्या करता, मदद कर रहा था। ठीक है, इस तरह से हमारा वीडियो भी कंप्लीट हुआ और हमारा पार्ट भी कंप्लीट हो गया हरित ऊर्जा की दिशा में। इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए टोटल 7 वीडियो बन चुके हैं, और यदि आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों ने सब्सक्राइब तो किया है लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप सारी वीडियोस को देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।